everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is अंशु सिंह गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसीवर्स। रिसीवर्स आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज टीआरएफ एंड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रिपीटेडली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन सुपर हेटेरोडाइन को समझने के लिए आपको टीआरएफ जो कि आज का टॉपिक है वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आपको सुपर हेटेरोडाइन का लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ऑलराइट, तो आज की क्लास आपकी द टुडेज टॉपिक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज टीआरएफ, आपका टीआरएफ रिसीवर। ऑलराइट, तो चलिए क्लास को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। टीआरएफ रिसीवर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन द्वारा। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने कुछ आपके स्टैंडर्ड आपके फिक्स किए हुए कि भाई ये चीज तो इतनी ही रहेगी और ये चीज इतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एएम के लिए उसने कैरियर की रेंज कितनी फिक्स की हुई है, 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज की कैरियर इसी रेंज का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। बैंडविड्थ जो होगी एएम की वो 10 किलोहर्ट्ज की ही होगी। एफएम में जो कैरियर आप भेजते हैं ना, सिग्नल के साथ जो कैरियर भेजते हैं उसमें जो रेंज होगी वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज की ही हो सकती है। 88 एंड 108 मेगाहर्ट्ज है। एएम में देखिए किलोहर्ट्ज है एंड एफएम में देखिए मेगाहर्ट्ज मेंशन्ड है। यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, राइट। बैंडविड्थ जो है आपकी 200 किलोहर्ट्ज यहाँ पर मेंशन्ड है। These are the standards that is provided by the ITU, that is इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। तो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि भाई इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना है। अब इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या ये एग्जाम में पूछे जाएंगे? नो। ये जो मैंने चीजें बताई, ये जो स्टैंडर्ड्स मैंने बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप अभी करेगा। आपको कैसे बिल्डअप करेगा इसको जाएंगे, इसको रटने की आपको कोई नीड नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया कि ये ऐसा होता है, आपको इसको लर्न करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बट अगर इंटरव्यू में अगर आप किसी में जाते हैं तब डेफिनेटली आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे पूछे जाते हैं डेफिनेटली। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आपको किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है इनटू फ्री स्पेस, टू थिंग्स आर टू बी फॉलोड। आपको दो चीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो दो चीजें? एक तो फॉलो करना पड़ेगा आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन स्टैंडर्ड, जो आपके आईटीयू ने स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। गेट प्रॉपर ऑथराइजेशन। अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो एक प्रॉपर अथॉरिटी है, वहां से प्रॉपर ऑथराइजेशन लीजिए कि भाई हम ये है और सिग्नल है और ट्रांसमिट करना चाहते हैं। जब वो अथॉरिटी देंगे इस चीज की तभी आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ बनाया और कोई भी रैंडम सिग्नल आप इस दुनिया में भेज दे, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपरली आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप एएम भेज रहे हैं तो उसकी बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है, उसमें जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 550 से 1650 थी, तो इसी रेंज का एएम आप भेजेंगे, इसी रेंज में ही भेजेंगे, इसके बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, अब ये था आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो बेसिकली लाइफ में आजकल हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम की तरफ कि एग्जाम में और इस टॉपिक की तरफ, दैट इज टीआरएफ, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप रिसीवर। रिसीवर आपके दो टाइप के होते हैं, एएम रिसीवर भी और एफएम रिसीवर भी, ठीक है। चाहे एएम रिसीवर की बात करें चाहे एफएम रिसीवर की बात करें, रिसीवर आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज टीआरएफ जो कि आज का टॉपिक है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप, एंड सेकंड वन इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा, एंड दैट विल बी सुपर हेटेरोडाइन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 100% चांसेस है कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर तब आपको समझ आएगा जब आपको टीआरएफ समझ आएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब टीआरएफ रिसीवर, देखिए रिसीवर का मतलब क्या है, जहां पे सिग्नल रिसीव होता है। जैसे मैंने यहां से बोला द सिग्नल इज, माय वॉइस सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, यहां से ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन यू रिसीव द सिग्नल, ठीक है। आपके पास रिसीवर होगा जहां पे मेरी आवाज जा रही होगी, जैसे कि लाउड स्पीकर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ कि किसी भी नेता ने माइक से बोला, तो माइक से जब बोलेंगे
तो ट्रांसमिट की आवाज, लेकिन लाउड स्पीकर पे तो आवाज रिसीव होगी ना, तभी तो बाहर जाएगी, ठीक है। तो वो रिसीवर, एंड पॉइंट पे रिसीवर होता है, और रिसीवर पे ही हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर हमेशा आपके ट्रांसमीटर वाली साइड पे लगा रहता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। और आपका डीमॉड्यूलेटर आपका कहां लगा रहता है? रिसीवर साइड पे, ऑफ कोर्स, बेसिक ऑब्वियस आंसर है, ठीक है। अब जैसे कि टीआरएफ पे क्या हुआ, अब टीआरएफ की बात करते हैं कि supposedly we have receive a signal, this is your antenna, येलो से जो मैंने बनाया है, this is your antenna, तो supposedly antenna received few signals ranging between 550 से 1650 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे सपोज करिए कि हमारा 550 किलोहर्ट्ज से लेके 1650 किलोहर्ट्ज की रेंज का सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे, एंटीना है तो कहीं का भी सिग्नल आ सकता है भाई, तो आ रहा है सिग्नल, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स डिनोट कर दिए जिनकी रेंज 550 से 1650 किलोहर्ट्ज है। 550 से 1650, देखिए 550 से 1650 मैंने एएम रिसीव किया है, क्योंकि हम अभी फिलहाल एएम रिसीवर पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द एएम रिसीवर एंड फर्स्ट टॉपिक इज टीआरएफ रिसीवर, ऑलराइट। तो जब एएम रिसीवर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एएम रिसीवर में आपकी कितनी होती है, रेंज कितनी होती है सिग्नल की? 550 से 1650, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस 550 से 1650 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके पास सिग्नल्स की आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल्स है। अब ये सिग्नल्स पहुंचते हैं आपके आरएफ एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करता है? सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को बनता कैसे है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, उसको जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करता है। आरएफ एम्पलीफायर, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यून्ड एम्पलीफायर, इसको आप ट्यून्ड एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं। ये किसके काम आता है? ट्यूनिंग करने के काम आता है। अब देखिए ट्यूनिंग का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना, यूट्यूब पे काफी बार आपने सुना होगा स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, टीवी में भी सुना होगा स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, राइट। तो वही ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग मींस व्हाट? ट्यूनिंग मींस कि आप इसी चैनल पे रहिए, यानी कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन आप यहीं पे टिके रहिए, ठीक है, यहीं पे ट्यूनिंग रखिए अपनी। तो वही चीज है यहाँ पर भी, कि यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको सुनना तो एक ही सिग्नल होगा ना, आपको मल्टीपल सिग्नल थोड़ी ना सुनने होंगे, आपको एक ही सिग्नल सुनना होगा कोई ना कोई। तो सपोज करिए हम यहाँ पे 600 किलोहर्ट्ज का सिग्नल सुनना चाह रहे हैं, सपोजिटली वी वांट टू लिसन 600 किलोहर्ट्ज, ठीक है। हम 600 किलोहर्ट्ज को सेलेक्ट करना चाहते हैं सिग्नल को, सारे के सारे को क्या करेंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, ये सिग्नल भी आ रहा है, वो सिग्नल भी आ रहा है, वो सिग्नल भी आ रहा है, मिक्स हो जाएगा सब कुछ, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो जब नहीं पता चलेगा, दिक्कत आ जाएगी। तो वी वांट टू सेलेक्ट वन ऑफ द सिग्नल, एक सिग्नल को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हमने सपोज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 600, सपोज कुछ भी हो सकता है, इस 550 से 1650 किलोहर्ट्ज की रेंज का कोई भी सिग्नल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोब प्रेजेंट होगी और उस नोब को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, और 600 किलोहर्ट्ज को सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलराइट। तो ये हो गई आपकी सेलेक्टर। अब आपके पास डीमॉड्यूलेटर लगा है, ऑलराइट। यहाँ मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे, हम एकदम आपको स्टोरी की तरह बता दूंगी और फिर हम इसे डिटेलिंग में जानेंगे। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद डीमॉड्यूलेटर लगा है। डीमॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर आपका क्या करता है, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें से आपके मैसेज सिग्नल को वापस से एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल देता है। दैट मींस आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल। तो ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, कैरियर को हटा देता है और सिर्फ वी गेट दी मैसेज सिग्नल बैक, और हमें वापस से मैसेज सिग्नल मिल जाता है थ्रू द डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर की हेल्प से, डीमॉड्यूलेटर हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जो ऊपर आई आइकन है उसमें मैं डाल दूंगी। क्लासेस पूरी प्लेलिस्ट आपकी डली हुई है, प्रीवियस मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैसेज सिग्नल वापस से मिल गया।
अब यहाँ के ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, देखिए इतना सिग्नल ट्रैवल करके आता है तो उसकी ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी है उसकी काफी कम है, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर इतना ट्रैवल करके आएगी तो किसी की भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वोल्टेज कम आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एम्पलीफिकेशन की तो जरूरत पड़ेगी, तो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करने के लिए आपका लगा होता है AF एम्पलीफायर, टू एम्पलीफाई द लोअर फ्रीक्वेंसीज सिग्नल, लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये भी कहते हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करता है और हम ये भी कहते हैं कि ये वोल्टेज को भी वोल्टेज एम्पलीफाई करता है, ठीक है। एक बात है यहाँ पर पावर एम्पलीफायर, अब देखिए ना इतना ट्रेवल करके आया, वोल्टेज यहाँ पर एम्पलीफाई हो गया तो करंट आपका यहाँ पर एम्पलीफाई होता है और जिसे हम पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं, पावर एम्पलीफाई होता है। एक सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, उसका जो पावर ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, इतना सारा ट्रेवल करके आ रही है, ऑब्वियस चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या एम्पलीफिकेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर भी एम्पलीफिकेशन होता है और जैसे एम्पलीफाई करके प्रॉपरली आपका सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, उसके बाद दिस इज योर लाउड स्पीकर, ये आपका लाउड स्पीकर है। लास्ट स्टेप, लाउड स्पीकर पर पहुंच जाता है एम्पलीफिकेशन के बाद और यहाँ से आप आवाज सुन सकते हैं वापस से। और लाउड स्पीकर क्या करता है, जो भी यहाँ पे सिग्नल आ रहा है उसको फिजिकल सिग्नल, दैट इज अ वॉइस सिग्नल, ठीक है, उसको वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको आवाज सुनाई दे जाती है। ऑलराइट, देखिए अब यहाँ पर वही चीज आपको बताई है, रिसीविंग, फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना, एंटीना जो मैंने डिस्कस किया था, एंटीना क्या कर रहा था, कन्वर्टिंग द EM वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी तो मैंने जस्ट आपको स्टोरी वे में बता दिया था कि भैया ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब हम इसी को टॉपिक वाइज जानते हैं कि एक एक पॉइंट हमारा डिटेलिंग में जानते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स में जानते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में जानते हैं। अब देखिए रिसीविंग एंटीना क्या कर रहा था, रिसीविंग एंटीना कन्वर्टिंग द EM वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए एंटीना का, मैं यहां से सब कुछ इरेज कर रही हूँ, एंटीना का बेसिक काम क्या होता है कि एंटीना के पास EM वेव्स आती हैं, ये आपकी EM वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपका एक अलग से सब्जेक्ट है जिसको हम कम्युनिकेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और EMT आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड से खास करके, उस टॉपिक पे खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन EMT पढ़ना बहुत जरूरी है। तो खैर हम यहाँ पर EM वेव्स की बात कर रहे हैं, EM वेव्स एंटीना पर आती हैं और एंटीना इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको समझा रही हूँ, अभी मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया था। EM वेव्स आई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ऑलराइट, ये कर दिया, एंटीना का काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, proper selection and proper rejection property of a receiver is said to be selectivity of a receiver. Selectivity आपकी अगेन एग्जाम में पूछा जाता है, what do you mean by the selectivity, ठीक है। selectivity of a receiver से आप क्या समझते हैं, proper selection and proper rejection property of a receiver is said to be सेलेक्टिविटी। हमें क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं सेलेक्ट करना है, ये आपका कौन डिसाइड, ये आपका कौन बताता है, सेलेक्टिविटी बताती है। यानी कि आपकी 550 से 1650 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज आ रही है, लेकिन उसमें से सेलेक्ट तो हमें कोई एक ही करना है ना। तो हम यहाँ पे सपोजिटली जैसे मैंने आपसे कहा 600 को सेलेक्ट करना है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 600 किलोहर्ट्ज ही सेलेक्ट होना चाहिए, बाकी सब रिजेक्ट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा है, दिस इज नोन एज सेलेक्टिविटी, प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्रॉपर रिजेक्शन ऑल्सो, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन भी होना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना है और बाकी सबको रिजेक्ट करना है, तो यही काम होता है रिसीवर का। क्लियर पॉइंट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिविटी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, selection and rejection will be done by RF amplifier which is a tuned amplifier, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको which यहाँ पे W स्मॉल आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये एम्पलीफायर के लिए कॉमा लगा लीजिए चाहे। Selection and rejection will be done by RF amplifier, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। देखिए सबसे पहले आपका RF एम्पलीफायर ही लगा हुआ है, ठीक है, जिससे मैंने कहा था कि यही आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर है जो कि ट्यूनिंग के काम आता है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप ही तो करेगा, तभी तो हम जो हमें सेलेक्ट किया है उसी को तो एम्पलीफाई करेंगे, उसी के साथ तो कुछ भी प्रोसेस करेंगे। हमें पता ही नहीं कि किसको किसके साथ वो करना है,
फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हम एम्पलीफिकेशन तो उसी का करेंगे ना जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो पहले सेलेक्ट करिए फिर एम्पलीफिकेशन करिए। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई करना है तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सिग्नल को सेलेक्ट करना है कि आप गाना सुनना कौन सा चाहते हैं, वॉइस सुनना कौन सी चाहते हैं, चैनल देखना कौन सा चाहते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है, ठीक है, सेलेक्टिविटी करनी है। तो उसमें प्रॉपरली सेलेक्ट करिए, बाकी सबको रिजेक्ट हो जाएंगे। अब सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ट्यून्ड एम्पलीफायर, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ ट्यून्ड एम्पलीफायर, एंड अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ट्यून्ड एम्पलीफायर, ठीक है, या फिर हम ट्यून्ड सर्किट कहें तो हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये रहा, ये जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर में एक नॉब होती है, नॉब को घुमाते हैं और जो भी आपको फ्रीक्वेंसी सुननी है, ठीक है, उस पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो नॉब को घुमाने का मतलब क्या, कैपेसिटर को चेंज करना। यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू को देखिए, वेरिएबल का निशान लगा हुआ है, कैपेसिटर को वैल्यू को वेरी करते हैं और आपके वहां पे चेंज होती रहती है वैल्यू। ऑलराइट, आपका जो चैनल है वो चेंज होता जाता है। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर, दिस इज योर ट्यून्ड एम्पलीफायर, और जिसको आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दिस केस। इस केस में हम इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब सी को चेंज करके जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उसे हम एफआर कहते हैं, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, एंड दिस फॉर्मूला इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, दिस फॉर्मूला, दिस डायग्राम आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला ट्यून्ड एम्पलीफायर का या फिर ट्यून सर्किट के नाम से आए या फिर आरएफ एम्पलीफायर के नाम से आए, आपको पता होना चाहिए कि एफआर दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और ये है क्या, जिसपे हमने सेट की है फ्रीक्वेंसी। अब सपोज करिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी अब सेलेक्ट हो गई, दैट इज 600, ठीक है, 600 अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके आगे अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी भी हम आरएफ एम्पलीफायर टॉपिक पर ही हैं। गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। अब यहाँ पे गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्यून्ड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर का गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इट अलाउ सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विद सम एम्पलीफिकेशन। तो गेन और फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो गेन एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सबसे पहले गेन एंड फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस वन इज योर गेन एंड दिस वन इज योर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। सपोज करिए कि ये आपकी एफ आर वैल्यू है, ठीक है, दिस इज योर एफ आर वैल्यू एट 1 किलो हर्ट्ज, ये रही 1 किलो हर्ट्ज। तो आपका गेन यहाँ पे सपोज करिए 10 मिल रहा है आपको। तो ये क्या करता है, अलाउ सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, देखिए केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सेलेक्ट कर रहा है और उसी का एम्पलीफिकेशन ये करेगा। एन आइडियल ट्यून एम्पलीफायर इज हाईली क्वालिटेटिव, जिसमें Q की वैल्यू, क्वालिटेटिव मतलब Q की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द Q। अभी बस इसको जानिए कि अगर हम आइडियली बात करें, जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बट आइडियल तो कुछ चीज होती नहीं है। तो आइडियल नहीं होती तो आपके नॉर्मली कैसा होता है, अब इसको देखते हैं। नॉर्मल ट्यून एम्पलीफायर, नॉर्मल ट्यून एम्पलीफायर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, like this. Suppose gain is 10 और ये गेन कहां पर है, जब एफ आर फ्रीक्वेंसी है, जहां पे आपने वो फिक्स की है वैल्यू, नॉब घुमा के कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। और सपोज करिए कि ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पर गेन है की वैल्यू है 1, राइट। ये आपका नॉर्मल ट्यून एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे आप एक चीज को देखिएगा, ये आपकी बैंडविड्थ है, दिस इज योर बैंडविड्थ, हम इसे कहते हैं बैंडविड्थ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर।
क्वालिटी फैक्टर के बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी फैक्टर। तो दैट मींस हमारे पास एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ जाता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR डिवाइडेड बाय Q। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, बैंडविड्थ इक्वल्स टू FR डिवाइडेड बाय Q। Q is your quality factor where FR is your resonant frequency and BW is bandwidth, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR डिवाइडेड बाय Q, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपका मैं समझाने वाली हूँ। तो इस फॉर्मूले को यहीं याद कर लीजिए, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR डिवाइडेड बाय Q। फॉर्मूला याद है तो आगे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब समझते हैं हम आगे कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, क्वालिटी फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। आपका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका क्वालिटी फैक्टर। अब RF एम्पलीफायर देखिए, हम RF एम्पलीफायर हमने पढ़ा था। अब एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे डायग्राम में हम लोग अभी तक RF एम्पलीफायर को ही पढ़ रहे थे, ट्यून्ड, जिसमें हमने सर्किट यूज किया था। RF एम्पलीफायर ये रहा, RF एम्पलीफायर को आप ट्यून्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं, और जिसमें आप क्या यूज करते हैं, क्लास C एम्पलीफायर को यूज करते हैं। क्लास C एम्पलीफायर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। RF एम्पलीफायर में आप क्लास C एम्पलीफायर यूज करते हैं। एग्जाम में आएगा RF एम्पलीफायर में कौन सा एम्पलीफायर आप यूज करेंगे, क्लास B, क्लास C, कौन सा एम्पलीफायर, तो क्लास C एम्पलीफायर आप यूज करेंगे, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब देखिए डीमॉड्यूलेटर, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे देखिए, ये दिस वन इज योर डीमॉड्यूलेटर। ये देखिए, ये डीमॉड्यूलेटर अब हम पढ़ रहे हैं। डीमॉड्यूलेटर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीमॉड्यूलेटर में एक्सट्रैक्ट मैसेज सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जैसा मैंने आपको बताया था, डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, जो सिग्नल मॉड्यूलेट हो चुका है उससे मैसेज सिग्नल को निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि क्योंकि हमें एट दी एंड मैसेज सिग्नल चाहिए, तो हम फालतू के कैरियर को, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो हम उससे कैरियर को अलग करेंगे, मैसेज सिग्नल को अलग करेंगे और मैसेज को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, सिंपल। डीमॉड्यूलेटर एक्सट्रैक्ट द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सिंपल था डीमॉड्यूलेटर। तो ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आपका लोअर फ्रीक्वेंसीज, आप चाहे यहाँ पे लिख भी लीजिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो भी आपकी लो फ्रीक्वेंसीज है उनको एम्पलीफाई करेगा। कहीं कहीं आपको ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर लिखा दिखेगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर, RC कपल्ड एम्पलीफायर, यहाँ पे जो ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर है ये कैसा है, RC कपल्ड एम्पलीफायर है। आई नो कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास C का मतलब नहीं पता होगा और RC कपल्ड एम्पलीफायर का मतलब नहीं पता होगा। आई एग्री विद दैट एंड इट्स ओके विद दैट, इट्स ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा है हमने ये टॉपिक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपने कहीं और भी ना पढ़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालॉग का टॉपिक है, जो एनालॉग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम एनालॉग को पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको सेपरेटली बताऊंगी, सो डोंट वरी। अभी यहाँ पर एज इट इज लर्न कर लीजिए इन टर्म्स को कि RF एम्पलीफायर इज क्लास C ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर, या फिर हम कहें ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, दिस इज योर RC कपल्ड एम्पलीफायर। क्लियर, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, RC कपल्ड और क्लास C। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है, एक्सट्रैक्ट मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यही फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर इज क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। ऑडियो पावर एम्पलीफायर में आप क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर यूज करते हैं। अगेन क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट स्टिल ये टॉपिक हम एनालॉग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लर्न इट एज इट इज राइट नाउ। अभी आप इस टर्म्स को ऐसे याद कर लीजिए, क्लास B पुश पुल। देखिए यहाँ पर क्या था, RC कपल्ड, ये क्लास C था। ठीक है, और यहाँ पर क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है ऑडियो पावर एम्पलीफायर में। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि आपके पास ये देखिए इस टॉपिक पे ये रहा RF एम्पलीफायर एंड AF एम्पलीफायर।
ये दोनों ही आपके वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं। These are your voltage amplifier and power amplifier is your current amplifier. ये करंट को एम्पलीफाई करता है and these two amplify the voltages. ये आपके वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं। आप कहेंगे मैम जब इन दोनों केसेस में AF में एंड RF में आप जब वोल्टेज को एम्पलीफाई करा रहे तो करंट को भी एम्पलीफाई करा लेते, बट ऐसा नहीं कराते हैं। करंट का एम्पलीफिकेशन हम लास्ट स्टेज में जाके करते हैं, दैट इज पावर एम्पलीफिकेशन। क्यों ऐसा? अगर आप पहले करते हैं, आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R। अगर I को पहले ही एम्पलीफाई कर देंगे तो हीट लॉस होने लगता है, ठीक है, और हीट लॉस की वजह से हमारी तो डिवाइस खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले करंट को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को ही एम्पलीफाई किया जाता है। करंट का एम्पलीफिकेशन एकदम लास्ट स्टेज में थ्रू द पावर एम्पलीफायर किया जाता है। तो यहाँ पर पावर एम्पलीफायर, करंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज एम्पलीफायर, यहाँ पर पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा ऑडियो, और यहाँ पे यूज क्या किया हमने ऑडियो पावर एम्पलीफायर में, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियो पावर एम्पलीफायर में क्या कौन सा एम्पलीफायर यूज होता है, तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर यूज होता है। क्लियर? नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, क्योंकि लास्ट में जब पावर एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो कहां पहुंच रहा है, लाउड स्पीकर पे। तो लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बैक टू द फिजिकल सिग्नल। जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, क्योंकि एंटीना से तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया था ना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही सारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से फिजिकल सिग्नल, दैट इज योर वॉइस सिग्नल। फॉर दिस केस हम वॉइस सिग्नल का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपका फिजिकल सिग्नल इज योर वॉइस सिग्नल है। हमने वॉइस सिग्नल का क्योंकि एग्जाम्पल लिया है, तो स्पीकर क्या करेगा, आपके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में वापस से कन्वर्ट कर देगा। तो आप कहेंगे मैम इतने इजीली तो रिसीविंग हो रहा है, इतना इजी तो रिसीवर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप कह रही है कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को हम यूज करेंगे, हम इसे नहीं यूज करेंगे, या फिर एग्जाम के लिए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? अब देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बढ़ाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। एज्यूम रिसीवर इज ट्यून्ड टू 600 केल्विन स्टेशंस। आप सपोज करिए कि रिसीवर पे हमने नॉब को घुमाया, कहाँ पे, 600 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमने सेट कर दिया कि हमें 600 के किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी सुननी है। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q इक्वल टू FR अपॉन बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा था। तो वैल्यू पुट करते जाइए। FR की वैल्यू जो हमने फिक्स की है, दैट इज कहाँ की है, 600 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ कितनी है आपकी, क्योंकि हम AM रिसीवर पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग अबाउट द AM रिसीवर। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया कि AM रिसीवर है। AM रिसीवर में बैंडविड्थ कितनी है, फिक्स है 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज फिक्स है, तो यहाँ पर हम 10 किलोहर्ट्ज लिखते हैं, काट दिया। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, क्वालिटी फैक्टर इज 60। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया आपके पास, 60। तो Q इक्वल टू 60 इज गुड। ठीक है, आपका क्वालिटी फैक्टर जो मैक्सिमम जाता है दैट इज इक्वल टू 85। ठीक है, 100 आपके पास अप्रोक्स आजकल अप्रोच होने लगा है, बट जनरली हम नॉर्मली आप पढ़ते हैं 80-85 के अप्रोक्स आपका क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम इतनी ही जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, तो अब Q मैक्स हमारा 85 तक ही जा सकता है। इस पॉइंट को अगर आपने समझा है तो अब आगे चलते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट सॉल्व करिएगा कि अगर सपोज करिए रिसीवर को आपने 1600 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करा है, तब आपके क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अगेन फॉर्मूला आपको पता है, Q इक्वल्स टू FR अपॉन बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला हमें पता है। FR की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 1600 किलोहर्ट्ज दी है। बैंडविड्थ की वैल्यू आपको कितनी दी है, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। AM में रिसीवर में बैंडविड्थ कितनी होती है, 10 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज हमने लिख लिया। क्वालिटी फैक्टर सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 160। Q की वैल्यू Q इक्वल्स टू 160। अब आप खुद सोचिए कि मैंने अभी जस्ट बताया कि Q मैक्सिमम, क्वालिटी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 85।
लेकिन अगर आपको 1600 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो आपको क्वालिटी फैक्टर कितना चाहिए? 160। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ये तो कोई प्रैक्टिकल केस नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमारी होती 85 है, तो भाई हम 160 कहां से लेके आए? ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं, हम तो क्या करेंगे? आपने कहा मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं तो अचीव कर लूंगा। ठीक है मैम, आप अपना देखो भाई, हम तो अचीव कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो चलो अचीव कर लेते हैं किसी तरीके से। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम, ऐसा तो है नहीं टेक्नोलॉजी इतनी कम है, क्वालिटी फैक्टर को चलो बढ़ा लिया जाए, तो प्रॉब्लम होती क्या है? टू चेंज क्यू, अगर आप क्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपको मटेरियल पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था क्वालिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका क्वालिटी फैक्टर। तो अगर आपको क्यू को चेंज करना है, अब इफ यू वांट टू चेंज द क्यू के वैल्यू को चेंज करना है, तो आपको पूरा ट्रांसफॉर्मर ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का कोई मटेरियल होगा, किसी मटेरियल से ही तो ट्रांसफॉर्मर बना होगा, उसका कोई पर्टिकुलर क्वालिटी फैक्टर होगा। तो अगर आपको दूसरा स्टेशन घुमाना पड़ा तो सोचिए पूरा ट्रांसफॉर्मर ही चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एफआर की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको पूरा क्यू ही चेंज करना पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मर ही चेंज करना पड़ रहा है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि हर एफआर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, कि आप हर बार ट्रांसफॉर्मर चेंज करेंगे, ऐसी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई हमें दूसरा चैनल सुनना है, आप तो भाई डिवाइस खोलो, हमारा ट्रांसफॉर्मर हटा, दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगा, हम दूसरा चैनल देखेंगे। फिर दूसरा सुनना है तो फिर से हटाओ दूसरा ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि तभी तो मटेरियल चेंज होगा। जब मटेरियल चेंज होगा तब आपका क्वालिटी फैक्टर चेंज होगा, और क्वालिटी फैक्टर चेंज होगा तब आपका एफआर चेंज होगा, क्योंकि बैंडविड्थ तो फिक्स है 10। है ना, समझ रहे कॉन्सेप्ट क्या मैं कहना चाह रही हूँ? तो इसीलिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम क्यू को चेंज कर पाए, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई फिलहाल के लिए। तो क्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए क्यू आपका जनरली अनचेंज ही रहता है। अब देखिए, आप कहेंगे नहीं मैम, हम तो क्या करते, ऐसा करते हैं कि हम Q इक्वल्स टू 80 फिक्स कर दिया, FR की वैल्यू सपोज करिए 1600 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमने सेट करी। अब देखते हैं हमारे पास बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ रही है। बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू FR डिवाइडेड बाय Q, क्योंकि Q इक्वल्स टू FR बाय डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता था, तो फॉर्मूला आपका, ठीक है, FR की वैल्यू कितनी हुई? 1600 किलोहर्ट्ज, और यहाँ पर आपके पास क्वालिटी फैक्टर कितना है? 80। तो आपके पास बैंडविड्थ यहाँ पर कितनी आ गई? बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 20 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे तो देखिए 20 किलोहर्ट्ज आ गया। अब एएम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईटीयू ने कितना स्टैंडर्ड एएम को बैंडविड्थ कितनी प्रोवाइड की है? 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है। दैट मींस आपके सपोज यहाँ पे 3 सिग्नल रिसीव हो रहे हैं हैविंग बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज। 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज आपकी सेलेक्ट हो रही है, सॉरी 3 सिग्नल आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज एंड 10 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे ये रिसीव हो रहे हैं 3 सिग्नल, ठीक है, ये लाइक दिस, ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे 3 सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, लेकिन हमें बैंडविड्थ कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी? वी रिक्वायर्ड द बैंडविड्थ ऑफ 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें जरूरत पड़ी। अगर हमें क्वालिटी फैक्टर 80 चाहिए और एफआर आपको 1600 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, तो आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी पड़ रही है? 20 किलोहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है। 20 मींस क्या? सपोज करिए इसने यहां से 5 लिया, यहां से 10 लिया और यहां से भी 5 लिया, ये भी आपका 5 लिया, तो अब 20 किलोहर्ट्ज, ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है ऑरेंज से 20 किलोहर्ट्ज। तो देखिए इस वाले सिग्नल का भी इसने थोड़ा पार्ट लिया, इस वाले पूरे सिग्नल को ले लिया, इसका भी थोड़ा सा पार्ट लिया। दैट मींस आपको अब 3 सिग्नल सुनाई देंगे एंड इट इज नोन एज क्रॉस टॉक। और इसी को क्रॉस टॉक कहा जाता है कि आप सुनना एक चीज चाहते हैं लेकिन 3 आवाज आ रही है आपको, ठीक है, तो ऑफकोर्स क्रॉस टॉक हो रहा है, एक दूसरे की आवाज मिक्सअप हो रही है एक जगह, ठीक है, इसी को कहा जाता है क्रॉस टॉक। अगर आपकी 10 किलोहर्ट्ज की ही रेंज रहती तो भाई ये सिग्नल रहता, अगर ये सिग्नल ए है, ये सिग्नल बी है, ये सिग्नल सी है, तो आपका ए सिग्नल में ही रहता, बी सिग्नल में ही रहता, क्योंकि रेंज 10 किलोहर्ट्ज है। तो अब यहाँ पर अगर बैंडविड्थ 20 अगर सपोज मिल गई, तो देखिए 20 में, और हो भी सकता है, जरूरी नहीं 5 10 5 ही ले, हो सकता था सिर्फ और सिर्फ ये इसी तरीके से ले, हो सकता है ये 10 किलोहर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज कुछ इस तरीके से ले, लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से 20 किलोहर्ट्ज ले, ये इन दोनों चैनल को ही सुना दे आपको,
ठीक है, इन की और इन की आवाज, ए और बी की आवाज आपको ए और बी दोनों सिग्नल की आवाज आपको सुनाई दे रही, ऐसे भी 20 किलोहर्ट्ज ले सकता है, क्योंकि 10 किलोहर्ट्ज इज फिक्स्ड। तो अगर आपका 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आप जाएंगे तो आपको दूसरे सिग्नल की आवाज पहुंचेगी, क्योंकि दूसरा सिग्नल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपका घर यहीं तक ही है तो अगर आप दूसरे के प्लॉट में जाएंगे तो दंगे तो होने ही है, ठीक है, जाहिर है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दूसरे की जमीन में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, दूसरे लोगों के घर तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आपका सिग्नल के साथ कि अगर आप 10 किलोहर्ट्ज तक की ही रेंज आपको दी हुई है, अगर आप उसके बाहर जाएंगे तो दूसरा कोई सिग्नल जो स्टार्ट हो चुका है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज भी आपको मिलने लगेंगी, और जिसकी वजह से उस सिग्नल की भी वॉइस आपको आने लगेगी। और इसीलिए कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपको एक से ज्यादा वॉइस सुनाई देने लगती है फोन जब आप करते हैं या कहीं पे भी। Alright? And this is known as क्रॉस टॉक, और इसी को क्रॉस टॉक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर बैंडविड्थ एम रिसीवर की, ठीक है, अगर एम रिसीवर की हम बात करें तो बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, 10 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए। अगर बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज से कम रहती है, 10 किलोहर्ट्ज से कम रहती है तो सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अगर आपको इतना सिग्नल चाहिए था 10 किलोहर्ट्ज का, मिला आपको इतना ही, ठीक है, सपोज करिए आपको 7 किलोहर्ट्ज की ही रेंज मिल पाई, 10 तक नहीं मिल पाया, तो आपका कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन लॉस होगी, या फिर क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, या कुछ भी लॉस डेफिनेटली होना ही होना है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर 10 किलोहर्ट्ज से बैंडविड्थ कम होगी तो डिस्टॉर्शन होगा। 10 यहां लिख देती हूं मैं, 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो गई आपकी रेंज बैंडविड्थ तो आपका डिस्टॉर्शन होगा। और अगर ज्यादा हुआ 10 किलोहर्ट्ज से बैंडविड्थ ज्यादा होती है तो क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम आती है। ये रही क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम। ऑलराइट, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ टीआरएफ रिसीवर जो अभी मैंने डिस्कस किया, द सेलेक्टिविटी ऑफ द रिसीवर इज पुअर। सेलेक्टिविटी जो होती है रिसीवर की पुअर होती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर को तो आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू से एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम करती है। ठीक है, क्योंकि फिर मटेरियल चेंज करना पड़ेगा क्वालिटी फैक्टर को चेंज करने के लिए, ऐसा तो हम दोबारा कर नहीं सकते। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी रेंज अगर बढ़ती गई, ठीक है, अगर आपकी एफआर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती जाती है, एफआर की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्वालिटी फैक्टर को चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, बार बार तो नहीं चेंज कर सकते, एक बार चेंज कर दे हो गया, बार बार तो नहीं चेंज कर पा रहे हैं। और फिर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और प्लस और बैंडविड्थ जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर ये 3 सिग्नल है 10-10 होने चाहिए, लेकिन अगर 20 हो गए तो आपको हो सकता है ये दोनों सिग्नल सुनाई देने लगे। ठीक है, तो आपकी क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, फॉर ट्यून एम्पलीफायर एज एफआर चेंजेस, जैसे ही एफआर चेंज होते हैं तो बैंडविड्थ आल्सो चेंजेस, बैंडविड्थ भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होती है, जिसकी वजह से सेलेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। सेलेक्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। और जब क्रॉस टॉक हो रहा है, 3-3 सिग्नल आ रहे हैं, तो फिर प्रॉपर सिलेक्शन कहाँ हुआ? सेलेक्ट एक करना था, सेलेक्ट 3 करके बैठे तो सिलेक्शन कहाँ हुआ? ठीक है, तो आपका क्या हुआ, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द टीआरएफ रिसीवर। तो आपको होना क्या चाहिए था, रिक्वायर्ड था कि वी रिक्वायर्ड टू बी चेंज एवरी टाइम ट्यून स्टेशन इज चेंज। ठीक है, हम चाहते थे कि जैसे जैसे आपके पास वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है, आपकी क्यू चेंज होता जाए जैसे जैसे एफआर चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ इज फिक्स, दैट इज 10, क्योंकि बैंडविड्थ 10 से ज्यादा हम कर नहीं सकते, 10 से कम हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब आपके पास बैंडविड्थ जब 10 से ज्यादा कम कर ही नहीं सकते, तो एफआर की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी या चेंज होती जाएगी, ठीक है, तो आप क्यू की वैल्यू भी नहीं चेंज कर सकते, बैंडविड्थ भी नहीं चेंज कर सकते, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा होना क्या चाहिए, वी रिक्वायर टू बी चेंज एवरी टाइम ट्यून स्टेशन इज चेंज। हमें चाहिए क्या कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती जाए, जैसे जैसे हम ट्यून स्टेशन को चेंज करें वैसे वैसे हमारा क्वालिटी फैक्टर चेंज हो जाए, या फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एफआर की वैल्यू के लिए हमें अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ भी रही है तो भी हमें हर बार ये अपना मटेरियल ना चेंज करना पड़े, ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना। ठीक है, तो हमारी क्यू की वैल्यू भी ना बढ़े। ठीक है, और हमारा जो एफआर है वो भी चेंज होता है, नॉब से अगर हम चेंज करते जाएं तो हमारा क्वालिटी फैक्टर भी बार बार चेंज ना हो। एंड दिस
इज इम्प्रूव्ड बाय द सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर। और इस चीज को हमने सही किया कैसे, सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर में, और इसीलिए ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर। ये रिसीवर लिखने का शॉर्टकट मेथड है, मेथड क्या तरीका है, ठीक है। रिसीवर इट इज डिनोटेड बाय, रिसीवर को मैं RX से डिनोट करती हूँ। अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया कभी तो मैं बता दूं कि RX को जनरली आप शॉर्टकट में RX लिख सकते हैं, रिसीवर है ये, ठीक है। तो सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर, और इस चीज को दूर करते हैं हम सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर में, जो कि आपका एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यही तक था आपका फिलहाल TRF रिसीवर। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ आया होगा। TRF रिसीवर बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ क्लास को खत्म करने से पहले कि हमने किया क्या है, आपको डायग्राम के थ्रू मैं दोबारा बता देती हूँ। दिस वन, सबसे पहले हमारे स्टैंडर्ड्स को ITU ने दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक नॉब से चेंज करा, सपोज करी 600 किलोहर्ट्ज, फिर डीमॉड्यूलेट किया, हमें यहाँ पर मैसेज सिग्नल मिल गया। फिर यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज थी उनको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, पावर एम्पलीफायर किया क्योंकि सिग्नल की बहुत ज्यादा पावर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो करंट इंप्रूव करा, करंट को एम्पलीफाई करा और लाउड स्पीकर से हमने वॉइस सुन ली। ये हमारा शॉर्टकट में हुआ है। थोड़ा सा स्पीडली बताया, अगर नहीं समझ आए शुरू से देख लीजिएगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। आपके RF एम्पलीफायर में ट्यून एम्पलीफायर लगा है। दिस वन इज व्हाट, ये मैंने आपको बताए थे कहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर सेलेक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, सॉरी डेफिनेशन याद रखिएगा, ट्यून एम्पलीफायर का फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्राफ एसएच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंडविड्थ FR डिवाइडेड बाय Q फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर, RF एम्पलीफायर में क्या यूज हो रहा है, क्लास C ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर या फिर हम कहें ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसमें आप यूज करते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर फॉर द ऑडियो पावर एम्पलीफायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। और अब फिर हमने क्रॉस टॉक पढ़ा। क्रॉस टॉक क्या होता है, जब आपको एक सिग्नल सुनाई देना चाहिए लेकिन 3-4 सुनाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं क्रॉस टॉक। क्रॉस कनेक्शन हो गया है क्योंकि, ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्रॉस टॉक। और क्रॉस टॉक होता क्या है, जब हमारा 10 किलोहर्ट्ज से बैंडविड्थ बढ़ जाती है तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, एंड दिस इज इम्प्रूव्ड बाय द सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर। और इसको इम्प्रूव किया है कैसे, सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर के द्वारा। Alright, so this is all about the TRF receiver. Next topic will be the super heterodyne receiver. So stay tuned to this channel. Tuning का मतलब अभी आप समझ ही गए होंगे। Stay tuned to this channel and don't forget to subscribe the channel. Enlightenment Studies. Enlightenment Studies को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। एंड आई आइकन पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, वहां पे आप क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय।